हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एफडी फार्मेसी में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन लोगों के बैक लगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो साथ साथ जो दो तीन साल के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिनके आने की संभावना अधिक है। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं पहला, उसी के बाद सेक्शन फर्स्ट देख लेते हैं। पहला सेक्शन फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट में 20 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन है। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। कह रहा है गिव द रिएक्शन दीजिए इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में कौन कैसे रिएजेंट यूज होते हैं रिएक्शन में, उन रिएक्शन के द्वारा आप फ्लो चार्ट में दर्शाना है। तो देखिए, आपको पता है कि आयरन जो होता है, आयरन का लिमिट टेस्ट करना होता है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में हम 2 मोल्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, 2 मोल्स हम जो होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ सिट्रिक एसिड के प्रेजेंट में 2 मोल थायोग्लाइकोलिक एसिड का अगर हम रिएक्ट कराएंगे आयरन के साथ, तो हमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि प्रोड्यूस करता है, हमको कलर प्रोड्यूस करता है। और जो इसके 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाया प्रोड्यूस करता है कलर, जिससे हम कि स्टैंडर्ड हमारा जो होता है आयरन सोल्यूशन होता है, उससे हम कंपेयर करके इसकी क्या कहते हैं, इसको हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कितनी नहीं प्रेजेंट है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह हम इसका रिएक्शन आएगा तो आराम से आप लिख दीजिएगा कि गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, फेरस लीजिएगा। उसके बाद फायरस माने आयरन, उसके बाद उसको थायोग्लाइकोलिक एसिड के 2 मोल से आप उसको रिएक्ट कराइएगा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट में। यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा और इसके हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर आप फेरस जोड़ दीजिए। हम यहाँ फेरस इधर जोड़ दिए हैं, आप चाहे उधर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये इसका रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा है डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोबर। आपको पता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। आइसोटोप्स एंड आइसोबर जो होता है रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने 2018 को देखा, 2019 को देखा और 2020 को देखा और 21 को भी देखा। तीनों में रिपीटेड क्वेश्चन आइसोटोप्स कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हर बार आ रहा है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। आइसोटोप्स एंड आइसोबर क्या होता है, तो आपको पता है आइसोटोप्स जो होता है आप आइसोटोप्स जो होते हैं वे कंपाउंड होते हैं, वे सेम कंपाउंड होते हैं जिनके जो होते हैं मौलिक जो कि एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों वो सेम रहे, एंड एटॉमिक वेट जो होता है वह अलग अलग रहे। जैसे कि हम मेंडलीव जब आवर्त सारी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा आइसोटोप्स हैं या इस एलिमेंट का या आइसोटोप्स होता है, उस एलिमेंट का या आइसोटोप्स होता है। मतलब डिफरेंट आइटम के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। मतलब एक आइटम के 2 से 3 रूप हो सकते हैं। जो एक आइटम के 2 या 3 रूप बन रहे हैं वह आइसोटोप के कारण बनते हैं, क्योंकि उस कार्बन के मॉलिक्यूल्स एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं और उसके जब वेट अलग अलग हो जाते हैं तो उसको आइसोटोप्स के रूप में उससे अलग कर दिया जाता है, उसका अध्ययन अलग किया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं दोस्तों, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, सेम है डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, डिफरेंट प्रकार के आइटम जो होते हैं बट सेम एलिमेंट, बट एक का एलिमेंट को हो और डिफरेंट हो, एंड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, और जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, बट एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों वह डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम हो। आइसोटोप्स माने होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो है डिफरेंट हो। तो आप देखिए, एटॉमिक मास जो होता है सब डिफरेंट है, बट आपको पता है एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों वो ऊपर लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड के। मान लीजिए हमारा कंपाउंड है, तो अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर जो लिखा जाता है वो एटॉमिक मास है, नीचे जो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर है। तो इन दिस कंडीशन में दोस्तों जो एटॉमिक नंबर जो होता है आइसोटोप्स में, एटॉमिक नंबर सेम रहता है एंड एटॉमिक मास जो होता है वह डिफरेंट देखिए कार्बन के यहाँ पर एटॉमिक मास सब सेम है 6, बट एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक जिसे मॉलिकुलर वेट कहते हैं, वहाँ पे इसका 12, इसका 13, इसका 14 है।
तो एक ही कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट रूप दिखाए अगर मिल रहे हों तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। उसमें कितने प्रकार के मिल सकते हैं, एक मिल सकता है कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, अथवा एक हो सकता है उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग डिफरेंट हो। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग डिफरेंट होगा तो आइसोटोप्स है, अगर मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो वो आइसोबर होगा। ठीक दोस्तों, यही इसमें और कुछ नहीं है। तो आइसोबर अब देख लेते हैं। आइसोबर क्या होता है? आइसोबर एटॉमिक नंबर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास जो होते हैं दोनों सेम है, और एटॉमिक नंबर जो होते हैं इसका 19 से इसका 20 है, बस यहाँ पर उल्टा था। और यहाँ पर क्या था, एटॉमिक नंबर जो था सेम था बट एटॉमिक मास जो था यहाँ 12, 13, 14। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेम है बट यहाँ पर नीचे वाला क्या है, बदल रहा है, ऊपर वाला सेम। तो ये आइसोबर आइसोटोप का अगर आप याद करना चाहते हैं तो आइसोबर यहाँ पर बी आ रहा है, अभी मैंने बेस माने नीचे, आइसोबर माने आप बी से वेट याद कर लीजिए। वेट से मतलब भार, यहाँ पर आपका जो भार होगा सेम होगा, बट आइसोटोप से माने पी आ रहा है, पोजीशन माने स्थान, एटॉमिक नंबर। आपको जानते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो स्थान दिया गया है उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर दिए गए, ना कि एटॉमिक मास या वेट के आधार पर दिया गया है। तो पी से पोजीशन माने एटॉमिक नंबर सेम हो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, आइसोबर माने बी से वेट माने यहाँ पर एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। ठीक है, आइसोबर आइसोटोप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों राइट फार्मूला ऑफ इप्सन सॉल्ट। फार्मूला लिखिए इप्सम साल्ट का। इप्सन साल्ट क्या होता है उसका फार्मूला पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आल्सो कॉल्ड इप्सन साल्ट, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसी को इप्सन साल्ट कहा जाता है। ठीक है, इप्सन साल्ट जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट को ही कहा जाता है। तो उसका फार्मूला जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम MgSO4 × 7H2, क्योंकि यह हाइड्रेट फार्म होता है। कोई भी साल्ट जो होता है लगभग वो हाइड्रेट फार्म होता है। अगर एनहाइड्रेट फार्म होता तो मैग्नीशियम सल्फेट अकेले होता। अगर वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रेट फार्म है, तो इसलिए 7H2 लिखा गया। आप यही फार्मूला याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो को ही एप्सन साल्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैग्नीशियम सल्फेट को आल्सो कॉल्ड, मतलब अदर नाम से इसका और कुछ कहा जाता है। अगर इस नाम से आ जाए कि मैग्नीशियम सल्फेट को आल्सो कॉल्ड इज, तो आप लिख दीजिएगा एप्सन साल्ट। ठीक है, एप्सन साल्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 4th है, राइट डाउन द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कह रहा है कि पूछ रहा है राइट डाउन द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी तत्व होते हैं उनका जो होता है यूनिट क्या होता है उसके बारे में उसको लिखिए। तो आपको पता है रेडियो एक्टिविटी तत्व जैसे अल्फा बीटा गामा सब रेडियो एक्टिविटी रेज हैं जो कि निकलती हैं, और जो तत्व निकलते हैं वो उसकी यूनिट जो होती है, कैसे हम किसी जो रेडियो एक्टिवेट तत्व होते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस होते हैं, वो जो एलिमिनेट करते रहते हैं रेडिएशन को, उसको हम कैसे मापेंगे, मेजर करेंगे, उसकी कोई यूनिट होनी चाहिए। तो उसकी कौन कौन सी यूनिट है? तो उसकी एक यूनिट है दोस्तों क्यूरी है, जिसे CI से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 DPS होता है, ये भी यूनिट है। एक पहला दो जो यूनिट दो है रेडियो एक्टिविटी तत्व को मापने के लिए 2 यूनिट है, एक क्यूरी है, एक रदरफोर्ड। बहुत सारी यूनिट है लेकिन आपको पढ़ना यही है, क्यूरी और दूसरा है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को RH से सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है, और 1 RH बराबर होता है 2.58 × 10⁻⁴ कॉलम पर केजी। और यहाँ जो C है दोस्तों, C मतलब होता है कॉलम पर केजी। ठीक है, तो आप इसको अगर नहीं याद करना चाहते हैं, इसके न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर में लिखा है उसको ना याद करिए। अगर पूछेगा राइट डाउन यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तत्व, तो आप लिख दीजिएगा क्यूरी एंड रदरफोर्ड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड and how many volumes are available with Indian Pharmacopoeia 2018। मतलब कह रहा है कि कब फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था, एंड उस जो 2018 वाले में जो पब्लिश हुआ उसमें कितने वॉल्यूम हैं, उसको हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया था दोस्तों, वह 1955 में
फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1955 में। उसमें जो होता है, जो हमारा आप पूछ रहा है कि उसमें अब 2018 में जो इंडियन फार्माकोपिया जो प्रेजेंट में जो अभी प्रेजेंट है, इनमें कितने वॉल्यूम हैं अवेलेबल हैं। तो जो इस फार्माकोपिया में जो कि 2018 है, अभी लेटेस्ट हमारा फार्माकोपिया एडिशन है, इसमें जो होता है 4 वॉल्यूम आर अवेलेबल इन 2018 एडिशन ऑफ आईपी इंडियन फार्माकोपिया। अगर इसका कलर की बात करें तो इट इज़ ऑरेंज कलर पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो लेटेस्ट है 2018 का, उसका क्या कहते हैं, कलर क्या होता है, उसका एडिशनल कौन सा एडिशन है ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, तो हमारा जो 2018 वाला एडिशन है वो हमारा 8 एडिशन है जो कि प्रेजेंट है, और कितने में आया है, और उसका कलर जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एस्ट्रीजेंट विथ एग्जाम्पल। एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं एंड उसको एग्जाम्पल देकर समझाइए, क्वेश्चन कह रहा है। तो इट इज ए टॉपिकल एजेंट। क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रीजेंट जो होते हैं, इट इज़ ए टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल माने बाहरी रूप में, टॉपिकल माने हमारे स्किन के बाहर जो यूज होता है, एंड दैट कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्किन, जो कि कॉज करता है स्किन पर, मतलब टॉपिकल में बाहरी एजेंट होता है बाहर स्किन में लगाने वाला, और जो होता है दैट काज करता है जब स्किन पे लगाते हैं तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है सरफेस ऑफ स्किन, हमारे स्किन के ऊपर प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। इसका एस्ट्रीजेंट का बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों पोटासियम, जिसे हम फिटकरी कहते हैं। ठीक, पोटासियम एक एस्ट्रीजेंट होता है। जब आपको किसी भी हल्का आपको कट होता है, ब्लीडिंग होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, फिटकरी को और लगा देते हैं। यदि आप नहीं तो आप कभी भी बाल कटाने गए हों अथवा दाढ़ी बनवाने गए हों, तो जो नाई की दुकान होती है, नाई की दुकान में अगर आपको कट होता है तो वहाँ पर वो फिटकरी लगा देता है। आपको थोड़ा इरिटेशन 1-2 मिनट होगा, 1 to 5 मिनट के अंदर होगा हल्का फुल्का, और वहाँ पे क्या होता है प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन हो जाता है प्रोटीन का, और प्रोटीन का जब प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो पोटासियम क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। जब वहाँ पर प्रोटीन कटिंग होती है स्किन, उसके वहाँ पर जाकर प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन प्रोटीन को कंट्रैक्ट करा लेता है वहाँ पर, मतलब जब स्किन को कंट्रैक्ट कराएगा, सिकोड़ेगा, तो वहाँ पर जितने मसल हैं वहाँ पर आकर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन बहुत सारे आ जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड जो होता है, ब्लड को इम्परमिएबल बना देता है कि ब्लड बाहर ना आ पाए, और जिसके कारण वहाँ एक लेयर प्रोटीन बन जाती है और इम्परमिएबल हो जाता है ब्लड, जिसके कारण ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है एस्ट्रीजेंट का, जो कि आप दैनिक जीवन में यूज आप किए होंगे, पोटास एलम अथवा दूसरा जिंक क्लोराइड्स। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं व्हाट आर द डेंटिफ्राइसेस। डेंटिफ्राइसेस क्या होता है दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। व्हाट आर डेंटिफ्राइसेस। डेंटिफ्राइसेस क्या होता है, डेंटिफ्राइसेस जो होता है इट इज़ ए पाउडर है, या एक पाउडर होता है, पेस्ट अथवा लिक्विड, या पाउडर पेस्ट अथवा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इट इज़ ए पाउडर अथवा पेस्ट अथवा लिक्विड फॉर्म हो सकता है, जो कि क्लीनिंग द टीथ यूज होता है फॉर जनरली क्लीन अथवा टीथ को क्लीनिंग करने के लिए। जो हमारा डेंटिफ्राइसेस होता है, डेंटिफ्राइसेस आप दैनिक जीवन में अपने यूज करते हैं, क्योंकि डेंटिफ्राइसेस जो होता है हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए यूज होता है जनरली। ठीक है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों टूथपेस्ट। आप डेली ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, ठीक है, जब मंजन करते हो जो आप टूथपेस्ट लेते हैं, विभिन्न प्रकार के मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, कोलगेट है, मैक्स फ्रेश है, दंतकांति है, ETC है, बहुत सारे हैं। इनमें से जो वो होता है वो डेंटिफ्राइसेस कहलाता है, जो हम लेते हैं। कोलगेट हो गया, सब डेंटिफ्राइसेस होते हैं, वो जो कि क्लीन करते हैं, एजेंट होते हैं जो कि हमारे क्लीन करते हैं, हमारे टीथ को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगा था माउथ वॉश। लिक्विड में अगर कोई होगा तो माउथ वॉश करते हैं, वो भी हमारे डेंटिफ्राइसेस के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, आप डिफाइन करिए। तो हाफ लाइफ आपको पता होगा, जब आप रेडियो एक्टिविटी तत्व पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो रेडियो एक्टिव तत्व की हाफ लाइफ होती है कि वो कितने समय में वो अपने लाइफ का आधा बचेगा। मतलब कोई तत्व है वह कितने समय में, अगर मान लीजिए
कोई तत्व 5 ग्राम का है तो कितने समय में वह अपने आधा बचेगा, 5 का 2.5 ग्राम बचेगा। तो वह समय जो होता है वह हाफ लाइफ, किसी भी सब्सटेंस को वह हाफ लाइफ कहलाता है। तो हाफ लाइफ जो जनरली निकाली जाती है वो किसी भी सब्सटेंस, लेकिन आपको पढ़ना है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए। तो पढ़ देखिए, इट इज द टाइम ऑफ रिक्वायर टू इंटीग्रेट टू हाफ इट गिव इट्स एक्टिव ओरिजिनल आइसोटोप्स। कह रहा है कि इट इज ए टाइम होता है, रिक्वायर होता है जो कि डिसइंटीग्रेट अथवा टूटने में, कोई भी सब्सटेंस है 5 ग्राम, उसको टूटने में अथवा ख़त्म होने में, डिसइंटीग्रेट होने में हाफ टाइम, उसका वह टाइम जो कि किसी भी सब्सटेंस को आधा टूटने में लगता है, किसी भी एक्टिव ओरिजिनल, किसी भी एक्टिव मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस का वह टाइम ही हाफ लाइफ टाइम कहलाती है। मतलब वह जब कोई वह टाइम जो अपने सब्सटेंस का वह अपने कोई भी टाइम वह टाइम होता है जो कि अपने सब्सटेंस का आधा बच जाता है। 5 ग्राम है, 5 ग्राम आप धरे हैं कोई चीज़, अगर वहाँ पर आप उसको जला दें कोई, ठीक है, अगर 5 ग्राम है कोई चीज़, वह अगर वो 2.5 ग्राम हो जाएगा तो 2.5 ग्राम होने में जितना टाइम लगा वही टाइम जो होता है वह हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो हाफ लाइफ टाइम क्या कहलाता है? हाफ लाइफ को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। नहीं, हाफ लाइफ को जो होता है T बराबर 1/2 होता है। हाफ लाइफ मतलब टाइम का आधा, हाफ लाइफ इसीलिए T/2 लिखा गया है। टाइम का आधा हाफ लाइफ कहलाता है। और उसको ज्ञात करें, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व अथवा किसी भी कंपाउंड की हाफ लाइफ ज्ञात करने के लिए 0.693 अपन लैम्डा से आप डिवाइड कर दीजिए, उस सब्सटेंस को, उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का आपका हाफ लाइफ पता चल जाएगा। ठीक है, फिर लैम्डा जो होता है रेट ऑफ डीके, मतलब कितने रेट से वह उसका सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस डीके हो रहा है अथवा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसकी यहाँ पर रेट लिखी जाएगी। अब उसके बाद जो रेट है उसको 0.693 से आप डिवाइड कर दीजिए, आप जो वैल्यू आएगी उसकी हाफ लाइफ आएगी। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अपना 9 क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं उसके बारे में बताइए। जो लिमिट टेस्ट कराया जाता है, जैसे सल्फर लिमिट टेस्ट हो गया, आयरन लिमिट टेस्ट हो गया, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट हो गया, लेड लिमिट टेस्ट हो गया, इसको हम क्यों कराते हैं, उसका कोई इम्पोर्टेंस है, उसी को पूछ रहा है कि गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो क्या इसकी क्यों करते हैं, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। क्वान्टिटेटिव्स एंड सेमी क्वान्टिटेटिव्स टेस्ट हम करते हैं, टेस्ट डिजाइन करते हैं टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी विच इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस। मतलब हम लिमिट टेस्ट इसलिए करते हैं, या लिमिट टेस्ट होता है क्वांटिटेटिव अथवा सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, इन विच हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई अथवा कंट्रोल करते हैं स्मॉल अमाउंट में जो हमारे इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितने क्या कहते हैं इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, और उसको अगर प्रेजेंट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल करते हैं स्मॉल अमाउंट पर अगर प्रेजेंट है, एंड उसके बारे में हम क्या कहते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कितने हमारे सब्सटेंस में कितने इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कितने नहीं प्रेजेंट है। ठीक, उसकी इम्प्योरिटी की अमाउंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस का। ठीक दोस्तों, यही हमारा इंपॉर्टेंस है लिमिट टेस्ट का। लिमिट टेस्ट का इंपॉर्टेंट है ना कि किसी भी लिमिट टेस्ट का। ठीक है, नहीं आप कोई भी लिमिट टेस्ट आप लिख दीजिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, डिफाइन द एंटीडोट्स विद एग्जांपल। एंटीडोट्स क्या होते हैं एंड विद एग्जांपल। आपको पता है एंटीडोट्स क्या होते हैं, तो हम देख लेते हैं। एजेंट होते हैं विच न्यूट्रलाइज करते हैं पॉइजन्स इज नो हैज एंटीडोट्स एंड प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी फ्लूइड्स। क्या होता है एंटीडोट्स जो होते हैं दोस्तों, एंटीडोट्स मतलब तब जब आप पॉइजन्स खा ले रहे हैं, किसी भी एक्सीडेंटल्स आप पॉइजन खा रहे हैं अथवा अदर किसी कारण से आप पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर चला जा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी भी पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एजेंट दिया जाता है बॉडी के अंदर, डॉक्टर जो देते हैं वो एंटीडोट्स होता है। एंटीडोट्स क्या होता है, किसी भी पॉइजन को
कौन सा पॉइजन बॉडी के अंदर गया है, अगर उसका आपको एग्जैक्ट पता चल जाए तो आप उस जो पॉइजन गया उसको कंपोजिशन आपको पता है कि इसमें कौन कौन से हैं, उसकी मात्रा अधिक हो गई है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसी हिसाब से एंटीडोट दे देते हैं। तो एंटीडोट डॉक्टर दे देगा तो उससे क्या होगा, उस पेशेंट की जो बचने की प्रोबेबिलिटी और संभावना जो होती है दोस्तों वह 90% होती है को बच जाएगी, क्योंकि उसको पता है कौन से वो गया है ना, कौन सा पॉइजन गया, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन। तो उस केमिकल कंपोजिशन को कौन सा एंटीडोट जाकर न्यूट्रलाइज करेगा हमको पता है, और उसको दे देंगे, अथवा हम इंट्रावेनस के द्वारा पहुंचा देंगे तो आराम से क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो एंटीडोट जो होता है दोस्तों पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है बॉडी के अंदर। अगर पॉइजन अधिक हो गया तो एंटीडोट दिया जाता है पॉइजन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ताकि और रोकता है कि ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। अगर जो तो एब्जॉर्ब हुआ है ठीक, और एब्जॉर्ब ना हो पाए, स्टोमच के अंदर गया तो वहीं पर है, ज़्यादा मतलब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर ज़्यादा हानिकारक प्रभाव बॉडी पर न डाले, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, एंटीडोट्स का एग्जांपल जो दोस्तों जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है, एंड एक्टिवेट चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल आप जानते हैं, कोयला को चारकोल कहा जाता है, जो कि बहुत सारे ओथा में दिया जाता है, किसी बहुत सारे ओथा में पॉइजनस कंडीशन में दिया जाता है, जो कि आपको अगर पॉइजन हुआ तो आपका चारकोल स्टोमच में जाकर सभी पॉइजनस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकाल देता है ब्लड के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कराने नहीं देता। जब चारकोल आप कोयला को खा लें, कोयला आप जितनी क्या कहते हैं लिक्विफिकेशन अथवा पॉइजनस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है खुद, उसके बाद उसको क्या कहता है आसानी पूर्वक उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक दोस्तों। तो एंटीडोट्स के दो एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट और एक्टिवेट चारकोल्स इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर दी हिमेटेनिक्स एंड विथ एग्जांपल। हिमेटेनिक्स क्या है और विथ एग्जांपल आप बताइए। तो व्हाट आर हिमेटेनिक्स विथ 2 एग्जांपल्स। तो हिमेटेनिक्स क्या होता है दोस्तों, हिमेटेनिक्स एक ऐसे ड्रग अथवा एजेंट होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं हीमोग्लोबिन इन ब्लड, अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा को ब्लड के अंदर बढ़ाते हैं, तो ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं, आप कह सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन या ड्रग अथवा एजेंट होते हैं जो इंक्रीज करते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा को इंक्रीज करते हैं, उसकी अमाउंट को बढ़ाते हैं इन ब्लड के अंदर, आर कॉल्ड हिमेटेनिक्स, ठीक है। हिमेटेनिक्स वे होते हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट प्लस फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है। हिमेटेनिक जो होता है आयरन पाया जाता है, आयरन जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए हिमेटेनिक जो होते हैं यहाँ जो होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन और ब्लड के फॉर्मेशन को हेल्प करते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन में, ठीक है दोस्तों। उनकी अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, जो कि अगर आयरन अधिक खाएंगे तो आपको ब्लड बनेगा, आप पता है। तो फेरस सल्फेट एक हिमेटेनिक्स हो गया, फेरस ग्लूकोनेट एक हिमेटेनिक्स हो गया क्योंकि फेरस है, और ग्लूकोज आपको एनर्जी भी देगी, तो फेरस ग्लूकोनेट ये भी एक प्रकार की हिमेटेनिक्स है जो कि जनरली ज़्यादातर यूज किया जाता है। फेरस सल्फेट भी बहुत यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन हमारा 12 है, व्हाट डू यू मीन्स बाई ORS। ORS के से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन्स बाई ORS। तो हमारा जो ORS है दोस्तों, ORS जो होता है, ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल, O से ओरल, R से रिहाइड्रेशन और S से साल्ट होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। या आपका ऐसा कोई घर नहीं होगा जिनके घर पर ORS ना धरा हो। ORS जो होता है जनरली सबके घर पर दिया रखा होता है। जब आपको रिहाइड्रेशन, गर्मी में अगर धूप में आप बहुत चल रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको थकान एकदम वीकनेस होने लगती है, तो वहाँ पर अथवा उल्टी बहुत सारी हो जाती है, तो आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। तो उन आयरन को जो कि आयरन को पूर्ति करने के लिए, उनकी होमियो बॉडी के अंदर आयरन को कोई भी इनबैलेंस ना हो, उनको बैलेंस करने के लिए हम ORS की यूज करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है दोस्तों, जो कि बैलेंस को हमारे बॉडी के अंदर आयनों के बैलेंस को फिर से बना देता है, जिसके कारण रिहाइड्रेशन हुआ था। तो वोमिटिंग के कारण बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं आयन, उसकी बैलेंस को बनाने के लिए हम ORS पीते हैं। तो देख लेते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स, या बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ ए यूज व्हेन डिहाइड्रेशन कॉज बाय डायरिया, या तब यूज किया जाता है तो डिहाइड्रेशन हो गया हो, वाटर की कमी हो गई हो आपके अंदर, अथवा आप कॉज बाय डायरिया, अथवा जो कि
बहुत सारे अगर आपको वोमिटिंग हो गई हो, अगर डायरिया हो गया हो, पेचिस पड़ रही हो आपको अब अथवा वोमिटिंग हो गई, उसके कारण भी आपको लॉस ऑफ वाटर्स एंड लॉस ऑफ डायरिया की कंडीशन में भी आपको लॉस ऑफ वाटर मिलेगा एंड वोमिटिंग कंडीशन में लॉस ऑफ वाटर मिलेगा। तो एक कंडीशन जो होती है दोस्तों ORS कहलाता है। तो ORS का फार्मूला भी आता है कई क्वेश्चन में। फार्मूला ऑफ ORS क्या होता है? तो फार्मूला ऑफ ORS जो तो दो टाइप का होता है दोस्तों, दो टाइप का ORS फार्मूला होता है। एक होता है US का, एक होता है मेरे इंडिया जो कि WHO बनाया है हमारा, ठीक है, WHO जो बनाया है, और एक US अपना बनाता है, एक WHO बनाया है। तो टू टाइप के होते हैं, टाइप ORS A, ORS B, ठीक है। तो देख लेते हैं जनरल फार्मूला क्या होता है ORS A एंड ORS B का। ORS दोस्तों होता है ORS फर्स्ट एंड ORS B, ORS A एंड ORS B इसको US यूनाइटेड स्टेट बनाया है, और ये हमारा WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ठीक है। तो इन जो कौन से दोनों डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट में दोनों की कॉम्बिनेशन सेम, बट जो होता है ORS से जो होता है ORS में बस इतना डिफरेंट है दोस्तों। कुछ ढेर सारे एलिमेंट का आयनों का यूज ORS में करता है, और कुछ ORS भी जो होता है उसका यूज नहीं करता, दूसरे आयन का यूज करता है, बस इतना डिफरेंट है। बट बाकी कम्बिनेशन दोनों का लगभग सेम है। बस कुछ जो हमारे आयन्स हैं उनका यूज ORS में किया जाता है, और कुछ में ORS में नहीं किया जाता, दूसरा कुछ किया जाता है। या तो उनके आयन में डिफरेंट है, या तो आयन में हल्का स्लाइटली एक दो आयन का डिफरेंट है, बाकी ज़्यादातर अमाउंट का डिफरेंट होता है। ORS A, ORS B में आयनों के अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंट होता है, इसमें कम यूज हुआ होता है, इसमें ज़्यादा यूज हुआ होता है, बस और कोई डिफरेंट नहीं है। तो NaCl की बात करते हैं, तो NaCl जो होता है वो ORS A में 1.25 ग्राम पाया जाता है, जबकि ORS B में 3.5 ग्राम। देखिए NaCl ORS A, ORS B दोनों में पाया जा रहा है, लेकिन जो होता है ORS B में जो होता है उसकी देखिए ORS B में उसकी अमाउंट बढ़ गई है 3.5 ग्राम, और इसमें जो होता है ORS A में क्या होता है 1.25 ग्राम पाया जाता है, ठीक। तो दोनों में क्या है डिफरेंट है, वेट के डिफरेंट है, अमाउंट के डिफरेंट है, बट इंग्रेडिएंट लगभग सेम है। एक दो इंग्रेडिएंट जो कि डिफरेंट खाएंगे। KCl की अगर पोटेशियम क्लोराइड की हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो ORS A में जो होता है A टाइप का जो ORS पाया जाता है उसमें 1.5 ग्राम पाया जाता है, और जबकि ORS B में 1.5 ग्राम, दोनों में सेम ही पाया जाता है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों ORS A में यूज नहीं किया जाता, और ORS B में और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है 2.9 ग्राम यूज किया जाता है, इतने ग्राम, ठीक है। तो एक अंतर हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट ORS A में यूज नहीं किया जाता, ORS B में यूज किया जाता है। सोडियम सिट्रेट जो होता है दोस्तों, यह भी ORS A में यूज नहीं किया जाता, और उसमें जो होता है इसमें यूज किया जाता है, ठीक दोस्तों। और डेस्ट्रोज जो होता है दोस्तों, डेस्ट्रोज जो होता है एक जो कि ORS पीते हैं तो आपको लगभग मीठा महसूस होता है, लाइक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तो वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक ही है। तो डेस्ट्रोज जो होता है इसमें ORS में डेस्ट्रोज की अमाउंट जो होता है 29.7 ग्राम होता है, 290.7 ग्राम पाया जाता है, जबकि ORS B में जो होता है 20 ग्राम पाया जाता है। देखिए डेस्ट्रोज की मात्रा ORS में ज़्यादा है, डेस्ट्रोज की मात्रा ORS B में कम है, 20 ग्राम है। तो यही डिफरेंट है, स्लाइटली अमाउंट की डिफरेंट, और एक दो आयन की कंसंट्रेशन, एक दो आयन उसमें यूज होता है, उसमें नहीं यूज होता, बस यही डिफरेंट है। ORS A, ORS B में बहुत प्रोबेबिलिटी, बहुत संभावना कि ORS फार्मूला ऑफ ORS आना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप पढ़ लेंगे तो ORS आपको काम दे सकता है, फार्मास्यूटिक्स में भी आगे चल के भी काम देगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 13 क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफरेंट बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। आप डिफ्रेंशिएट करिए, अंतर बताइए कि अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा किरण क्या होता है, बीटा किरण क्या होता है, एंड गामा रेज क्या होता है, मतलब गामा किरण क्या होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज तीनों में समान रूप से बस इतने अंतर है दोस्तों। अल्फा जो होता है इसकी जो होती है भेदन क्षमता, मतलब किसी भी दीवार, किसी भी लेयर को क्रॉस करने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो अल्फा की कम होती है। बीटा की जो होती है अल्फा से ज़्यादा होती है, और गामा की जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यही अंतर है कि भेदन क्षमता, पावर ऑफ क्या कहते हैं, अगर हम बात करें पावर ऑफ पेनिट्रेशन, अल्फा का कम होता है
पेनिट्रेशन पावर मतलब पार करने की क्षमता, किसी भी लेयर को पार करने की क्षमता, उसे पेनिट्रेशन कहा जाता है। पेनिट्रेशन जो बीटा रेज की अधिक होती है तो गामा रेज की उससे भी अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अब हमारा आ गया कुछ, अब उसके बाद और अब देख लेते हैं। और अगर बात की आयनाइजेशन पावर की, तो आयनाइजेशन पावर दोस्तों क्या होता है, अल्फा रेज की आयनाइजेशन पावर जो होती है वह क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आयनाइजेशन के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन मतलब बिखरने के, आयनों में टूटने की सबसे ज़्यादा जो रे होती है वो हमारी अल्फा रेज होती है। उसके बाद जो होती है हमारी दोस्तों वह आयनाइजेशन पावर इसकी अधिक है दोस्तों। और बीटा रेज की आयनाइजेशन पावर अल्फा रेज से कम, और सबसे कम आयनाइजेशन पावर गामा रेज की। ये सब बिखरते नहीं, सब आयनाइजेशन आसपास बिखर, जबकि इसकी अगर हम बात की पेनिट्रेशन पावर सबसे अधिक होती है और इसकी उससे कम होती है, इसकी सबसे कम होती है। अगर हम अल्फा रेज, और दूसरा अंतर आप लिख दीजिएगा दोस्तों कि जब अल्फा रेज किसी भी सब्सटेंस से रेडियो एक्टिविटी आइटम से जब कोई अल्फा रे निकलती है तो उसके आइटम में जो होता है दोस्तों वह उसके एटॉमिक वेट में जो होता है 4 की कमी होगी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, ठीक है। तो हमारा अल्फा रेज हो गया। अगर बीटा रेज निकल रही किसी भी एटॉमिक, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, आइटम से, तो उसके एटॉमिक नंबर में खाली 1 की कमी होगी, एक नंबर की। और अगर गामा रेज होती कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, उसके वेट ओथा में। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें अल्फा रेज निकल रही, तो देखिए आपको पता है जैसे कैल्शियम में एटॉमिक वेट जो होता है 40 होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो अगर अल्फा रेज निकल रही है तो इसके में एटॉमिक वेट में 40 से 36 हो रहा है, 4 की कमी हो रही है। और क्या कहते हैं कैल्शियम में उसके एटॉमिक वेट में 20 से 18 हो रहा है, मतलब 2 की कमी हो रही है। तो मतलब उसके एटॉमिक बेस में अगर 4 की कमी हो रही है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो रही है, तो आप जान लीजिए वहाँ पर अल्फा रेज क्या कहते हैं इमिशन हो रहा है, थोड़ा निकल रही है, ठीक है। अगर उसके एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक वेट में कोई परिवर्तन है, एटॉमिक नंबर में 1 की परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब समझ जाइए कि यह हमारा बीटा रेज है। अगर उसके एटॉमिक न्यूट्रल होता है तो या जान लीजिए हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो हमारा गामा रेज है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्या है, कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रीजेंट। जो हमारा बेरियम सल्फेट रीजेंट होता है जो कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में यूज करते हैं, उसका कंपोजिशन, उसमें क्या क्या यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो बेरियम क्लोराइड उसमें होता है दोस्तों सल्फेट फ्री एल्कोहल, मतलब ऐसा एल्कोहल यूज किया जाता है जिसमें सल्फेट न पाया जाता हो। एंड स्मॉल क्वांटिटी या पोटेशियम सल्फेट, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में हम पोटेशियम सल्फेट भी यूज करते हैं। क्या क्या यूज होता है, तीन रीजन हम यूज करते हैं, बेरियम क्लोराइड और सल्फेट फ्री एल्कोहल, दूसरा है पोटेशियम सल्फेट, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं हमारा 15 क्या है, 15 नंबर। तो राइट फार्मूला एंड यूजेस ऑफ ग्रीन विट्रियोल्स क्या होते हैं, ग्रीन विट्रियोल्स क्या होते हैं, उसका फार्मूला है, उसका यूजेस लिखिए। तो जो होता है फेरस सल्फेट होता है दोस्तों, फेरस सल्फेट 7H2O, ये जो होता है आल्सो कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल्स, इसी को ग्रीन विट्रियोल्स कहा जाता है। जो कि फेरस सल्फेट 7H2 को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, जो कि विट्रियोल इसलिए कहा जाता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए कि फेरस सल्फेट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन क्रिस्टल कहा जाता है, सो इसी को विट्रियोल कहा जाता है, टुकड़ा। तो वो क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है, आपको पता है। और इप्सम सॉल्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2 होता है, जबकि फेरस सल्फेट जो होता है वह ग्रीन विट्रियोल होता है, ध्यान दीजिए दोनों में। और इसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ आयरन है, आयरन सब समझ जाइए, आयरन कहाँ यूज होता है, आयरन जो होता है एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और सप्लीमेंट ऑफ आयरन की किसी कमी हो तो उसको हम दे सकते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। हो गया क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, 16 क्या है, डिफाइन द कैथार्टिक्स एंड गिव एग्जाम्पल। कैथार्टिक्स क्या होता है उसका एग्जाम्पल बताइए। आपको पता है दे आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यदि किसी को कब्ज हुआ है तो उसमें हम कैथार्टिक्स यूज करते हैं। कैथार्टिक जो होता है ईजिली जो होता है दोस्तों वह हमारे अगर हम बात करें फैकुल्स को अथवा हमारे पेट को जो होता है आसानी पूर्वक एलिमिनेट कर देता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर। अगर उन्हीं में अगर कब्ज हो जाता है, गैस की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कैथार्टिक देते हैं। जिन लोगों की मतलब लैट्रिन होने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कैथार्टिक से हम ईजिली हम उनको क्या कहते हैं दे देते हैं, जिससे कि उनकी क्या कहते हैं लैट्रिन आराम से हो जाए
और कॉन्स्टिपेशन से वो दूर हो जाएं। ठीक दोस्तों, वहाँ पर कैथार्टिक चाहिए होता है। कैथार्टिक जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट एक कैथार्टिक्स होता है, मेथिल सेलुलोज भी कैथार्टिक्स होता है, मैग्नीशियम सल्फेट कैथार्टिक्स होता है, मेथिल सेलुलोज कैथार्टिक्स होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर डिफाइन द एसिडिफाई, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का है, डिफाइन द एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट वे होते हैं दोस्तों जो कि एसिड नेचर को बढ़ाते हैं, मतलब एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी स्थान पर एसिड की मात्रा को बढ़ाने वाले जो हमारे एजेंट होते हैं वो एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो एसिडिफाइंग एजेंट सब्सटेंस आज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज इंक्रीज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड एंड इन्वायरमेंटल क्रिएट करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंटल क्रिएट करते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, मतलब हमारे पेट के अंदर। एग्जाम्पल है या Cl है अथवा अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड भी एक एसिडिफाइंग एजेंट है जो कि एसिड प्रोड्यूस करता है एंड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा, डिसइंफेक्टेंट मीन्स विथ एग्जाम्पल। क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट एंड उसका अर्थ क्या होता है, मतलब उसको डिफाइन करिए एंड विथ एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल पे दीजिए। जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं दोस्तों ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि किल करते हैं अथवा इन्हिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को एक किल करते हैं, रोकते हैं। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को रोकने वाले जो एजेंट होते हैं वह डिसइंफेक्टेंट होते हैं। लेकिन कहाँ रोकेंगे, ये रोकेंगे नॉन लिविंग सरफेस पे, मतलब जैसे कि हमारे फर्श धोते हैं, टॉयलेट धोते हैं अपना, एंड कोई रूम धोते हैं, तो वहाँ पर जो यूज करते हैं हम केमिकल्स अथवा उसको वहाँ पर क्यों धोते हैं, ताकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक सके, वहाँ पर ना रहे कोई। तो वहाँ पर जो हम धोने के लिए यूज होते हैं जनरली फिनॉल यूज करते हैं। तो ये सब क्या होता है डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो कि निर्जीव वस्तुओं को साफ करने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं वे सभी हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ठीक है, जबकि हम अपने सजीव के लिए हो तो हमारे सैनिटाइजर्स हो गए एंड अदर आते हैं, वो सैनिटाइजर में कहलाएंगे, जबकि सैनिटाइज में कहलाएंगे। ठीक दोस्तों, जो हमारे डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस को आपको क्लीन करने के लिए, ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यही जनरली दिस एजेंट आर आल्सो किल द इन्हिबिट करते हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज एंड नॉन लिविंग सरफेस एंड थिंग्स लाइक इक्विपमेंट, रूम इंस्ट्रूमेंट एंड लैब मटेरियल को, जो कि लैब मटेरियल्स एंड अदर चीज़ को हम क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देख ले इसका एग्जांपल जो होता है दोस्तों, इसका एग्जांपल जो है हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जो होता है वह होता है एग्जांपल फिनॉल हो गया, 1 to 2% फिनॉल जो होता है वह डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। एल्कोहल भी क्लीन करने के लिए लेते हैं, यूज करते हैं। और फार्मेल्डिहाइड भी जो होता है CHO आप जानते हैं फार्मेल्डिहाइड होता है, इसका भी यूज हम जनरली यूज करते हैं क्या कहते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 से दोस्तों, डिफाइन द इमेटिक्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल। इमेटिक्स क्या होते हैं एंड इसका 2 एग्जाम्पल बताइए। तो इमेटेनिक्स जो होते हैं दोस्तों आपको बता दें, इमेटेनिक्स ऐसे रीजेंट होते हैं जो कि हमको वोमिटिंग कॉज कराते हैं, मतलब आपको वोमिटिंग, आपको उल्टी हो जाए, ऐसे जो होते हैं जो कि उल्टी हो जाए, उस ऐसे एजेंट को हम इमिटिंग एजेंट कहते हैं। मतलब आप कोई पॉइजनस चीज़ खा लिए हैं, तो आप अगर पॉइजनस चीज़ खाएं तो इमीडिएटली अगर आपको इमिटिक्स चीज़ दे दिया जाए, इमिटिंग एजेंट दे दिया जाए, तो आपको उल्टी हो जाएगी, जो कि स्टोमच में जितने सब्सटेंस गए होंगे वो बाहर आ जाएंगे, आपको पॉइजन से आप बच सकते हैं। तो ऐसे एजेंट जो होते हैं इमिटिंग एजेंट जो कि वोमिटिंग को कॉज कराते हैं। इट इज़ एजेंट दैट प्रोड्यूस करते हैं वोमिटिंग विच कंटेंट ऑफ द स्टोमच गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी मुंह से बाहर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है NaCl एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों ये दोनों हमारे एमेटिक्स होते हैं। आपको पता है अगर आपको किसी भी कोई नॉर्मल पॉइजन अगर अंदर चला गया हो तो आप नमक एक गिलास पानी लीजिए, उसमें कम से कम आप कम से कम 5 से 6 चम्मच आप नमक उसमें डाल दीजिए एक गिलास में, वह स्ट्रॉन्ग इमिटिंग रूम में काम करे। जैसे एक घूंट अगर अंदर शरीर के अंदर गया
पूरा जो होता है स्टोमक जितना कंटेंट सब बाहर हो जाएगा, वह इमिटिंग के रूप में काम करता है। ठीक है, जब खूब कंसंट्रेशन आप NaCl यूज़ करेंगे तब इमिटिंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 20 जो होता है दोस्तों, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटी कैरी एजेंट। एंटी कैरी एजेंट दोस्तों वे एजेंट होते हैं जो कि हमारे टीथ के डीके होने से उनकी रक्षा करते हैं। जो हमारे एंटी जो कैरी बनाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे टीथ में जाकर कैरी बनाते हैं, उनके अंदर खाद डालते हैं, दांत को कैविटी बना देते हैं, है ना। तो कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए जो एजेंट हम यूज करते हैं जनरली उसे हम एंटी कैरी एजेंट कहते हैं। और एंटी कैरी प्रिवेंट क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं टीथ डीके, तो टूथ डीके को, हमारा दांत खराब ना हो अथवा टूटे ना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और हमारे एंटी कैरी एजेंट होते हैं, उनको दांतों को डीके होने से प्रिवेंट रोकते हैं। और इसका एग्जांपल जो होता है फ्लोराइड। आप कभी सोचते हैं कि जो होता है वाटर में, जो होता है पानी में फ्लोराइड की मात्रा को समय समय में जांचा जाता है। फ्लोराइड की मात्रा अगर कम है तो फ्लोराइड दिया जाता है ताकि दांतों के लिए सेहत मजबूत रहे। ठीक है, हमारे बॉडी में फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड जो होता है NaF, ये जो होता है एक एंटी कैरी एजेंट होता है, अथवा NaCl भी, क्योंकि NaCl में क्लोराइड आता है, या भी जो होता है एक प्रकार का वर्क करता है हमारे दांतों के इलेक्ट्रोलाइट, दांतों के क्या कहते हैं एंटी कैरी एजेंट ग्रुप में वर्क करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपना सेक्शन बी के बारे में हम देखते हैं। सेक्शन बी जो होता है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा, जो कि आने की संभावना हमारे हिसाब से 100% है, नहीं क्वेश्चन होगी। ठीक दोस्तों, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और कोशिश करेंगे हम इन सभी क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ के, जब हम आपको जानते हैं हमारी सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया हुआ, तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा, पेज खोल कर टेलीग्राम में सारे वीडियो के PDF वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स आपको वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप PDF पे क्लिक करेंगे, आपको सीधा उसी पेज पे ले जाएगा, वो आपको मिल रहा है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, और साथ साथ अगर हमारे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको बी फार्मा के रिलेटेड सभी वीडियो, सभी सिलेबस आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और साथ साथ थर्ड सेमेस्टर की वीडियो जल्दी आने शुरू होने वाली हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो होता है पहला सेक्शन बी में आने की संभावना है, गिव द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड एस्से एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोराइड लाइम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसकी यूजेस बताइए आप, एंड प्रिपरेशन बताइए, एंड उसका इससे बताइए कैसे उसका मिक्स कर सकते हैं, एंड और साथ साथ क्लोराइड लाइम का। तो आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है एक प्रकार का कैसे व्यवहार करता है, एक इमिटिंग एजेंट होता है, मतलब जो कि इमिटिंग कराने के लिए यूज होता है जनरली। तो उसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उसी के अंदर आपको उसका पूरा पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी वो इमिटिंग कराता है, अथवा इससे उसको कैसे हम पहचान पाएंगे, यही है उसके बारे में लिखा ना। उसके साथ साथ क्लोराइड लाइम के बारे में, इस सब PDF में हम डाल देंगे, उसका आप अध्ययन कर लीजिए डिटेल से। ठीक दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। अभी समय है 2 दिन का, आपका एग्जाम जो होता है 2 दिन लगभग समय। व्हाट डू यू मीन्स अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ इम्प्यूरिटी। आप इम्प्यूरिटी के बारे में क्या समझते हैं, क्लासीफाई द इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी कितने प्रकार के हो सकते हैं, एंड डिस्कस इन डिटेल द सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, और डिस्कस करिए सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी एंड विथ सुटेबल एग्जाम्पल, और साथ साथ सुटेबल एग्जाम्पल भी दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एंड तीसरा क्वेश्चन, गिव द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एनी 4, इसमें ऐसे दे दिए जाएंगे, इसमें से कोई 4 को आपको लिखना है। अमोनियम क्लोराइड दे दिया जाएगा आपको, साथ साथ अमोनियम क्लोराइड आपको पता है एसिडिफायर एजेंट होते हैं। सोडियम आर्थोफॉस्फेट दे दिया जाएगा, कॉपर सल्फेट दे दिया जाएगा, एंड पोटेशियम पर मैग्नेट दे दिया जाएगा KMnO4, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाएगा। तो ये सब की इसके बारे में आपको बताना है, इसकी प्रिपरेशन कैसे बनते हैं और इसके रिएक्शन बताना है, यानी ठीक है, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन आपको बताना। जनरली फॉर्म में से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 4 करना होगा। इसके बारे में अभी डाल देंगे और पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब कुछ सेक्शन भी इसी में कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। सेक्शन सी में जो होता है दोस्तों, डिस्कस प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक है उसकी प्रिंसिपल रिएक्शन उसके बारे में हमको बताना है।
इसको भी हम बता देंगे। एंड नहीं पढ़ लेना। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कैथार्टिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन कैथार्टिक्स क्या होता है विद सुटेबल एग्जाम्पल, इसको भी आप पढ़ लेना दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बात करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, हम प्रेस करेंगे, जल्दी बता देंगे ये सब भी। राइट इन डिटेल द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। राइट द डिटेल लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पढ़ लीजिए दोस्तों। एंड इनलिस्ट द प्रिपरेशन ऑफ फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। जो इनलिस्ट करिए प्रिपरेशन कैसे किया जाता है एंड उसका हैंडलिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया जाता है एंड उसको स्टोरेज कैसे स्टोरेज किया जाता है ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का, उसका पूरा आपको पढ़ना है। तो आप 4 क्वेश्चन जरूर पढ़ के चाहिए क्योंकि इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग इसको पहले से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सबसे, और 5वां जो कि व्हाट आर एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है आपको पता है, आपके बॉडी के अंदर एसिडिफायर जो होता है वो एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि एंटा एसिड जो होता है एसिड की मात्रा को कम करता है। ठीक है, तो व्हाट आर एंटा एसिड क्या था, इनलिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एंटा एसिड एंड इनलिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटा एसिड। आइडियल एंटा एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वह एसिडिक फायर के एजेंट को ना बताए, कॉन्स्टिपेशन ना कॉज करे, सब लिखना पड़ता है। राइट द डाउन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम के क्या कहता है, उनकी प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में आपको लिखना है। तो आपको आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ जल्द से जल्द आपको आंसर देने का प्रयास करूँगा। और साथ साथ आज की वीडियो, आज के जो हमने पढ़ा अभी तक, इसका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप वहाँ क्लिक करेंगे, आपको सीधा आपको डायरेक्ट आपको PDF इसका मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करिए दोस्तों। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। आपके 3rd सेमेस्टर की भी हम आशा करते हैं आप या 2-3 दिन में आपको 3rd सेमेस्टर मिल जाएगी। 3rd सेमेस्टर की जो दोस्तों हमारे सिलेबस है अकॉर्डिंग टू AQTU अथवा PCI हमने अपने टेलीग्राम में डाल दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसा कि आपको पता होगा कि हमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2nd पढ़नी है, और हमको पढ़ना है क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, एंड आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, और फार्मास्यूटिक्स फिजिकल फर्स्ट पढ़नी है, और आपको पढ़ना है ह्यूमन वैल्यू जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होता है। 5 सब्जेक्ट पढ़ना जो कि 5 के एग्जाम अब बाहर होगा। अभी तक आप 4 पढ़ रहे थे, अब 5 पढ़ना होगा। उसके बारे में हमने टेलीग्राम पे उसको डाल दिया सिलेबस को, वहाँ से आप निकाल सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक तो पढ़ते रहे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।